नमस्कार बच्चों, एजुकेशन गाइडेंस फॉर स्टूडेंट विद के में आपका स्वागत है। आज हम विराम चिन्ह के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है, विराम चिन्ह के कौन कौन से प्रकार हैं, उसकी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, विराम चिन्ह, विराम यानी यहाँ पर विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम लेना। हम बातचीत करते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर हम जब बात करते हैं या फिर किसी को समझाते हैं तब उस समय हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहा जाता है। लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, घोड़े को रोको मत जाने दो। दूसरा उदाहरण है, घोड़े को रोको मत जाने दो। इन दोनों वाक्यों में देखो, यह विराम चिन्ह लगाया गया है, लेकिन दोनों वाक्यों में अलग अलग जगह पर विराम चिन्ह लगाया गया है। इसी कारण वाक्य का भाव एक जैसा नहीं रहा। जैसे यहाँ पर देखो, घोड़े को रोको मत जाने दो, यानी इसका अर्थ है घोड़े को रोकना है, उसे जाने नहीं देना है। और दूसरे वाक्य में देखो, घोड़े को रोको मत जाने दो, यानी यहाँ पर घोड़े को रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। यानी इन दोनों वाक्यों में अलग अलग स्थान पर विराम चिन्ह लगाने के कारण इनका भाव एक जैसा नहीं रहा। देखो बच्चों, विराम चिन्ह के अनेक प्रकार होते हैं, वह हम अब देखेंगे। उसमें से पहला प्रकार है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का यह चिन्ह दिया गया है। देखो, इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। देखो, जब वाक्य पूर्ण होता है, पूरा हो जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। देखो, यहाँ पर वाक्य कहाँ पर समाप्त हुआ है, नहीं था, यहाँ पर वाक्य समाप्त हुआ है और इसीलिए यहाँ पर पूर्ण विराम यह चिन्ह दिया गया है। दूसरा प्रकार यहाँ पर है विराम चिन्ह का अल्प विराम। अल्प यानी थोड़ी देर के लिए रुकना, कम, अल्प यानी कम, विराम यानी जहाँ पर हम रुकते हैं उसे कहा जाता है अल्प विराम। देखो, यहाँ पर अल्प विराम का यह चिन्ह दिया गया है। पढ़ते या अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना ज़रा करीने से आए। इस वाक्य में देखो, अरे हाँ बोलने के बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और देखो कहने के बाद भी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रकार है अर्ध विराम। देखो, ये अर्ध विराम का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। अर्ध विराम किसे कहते हैं, तो जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक देर रुकना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, यहाँ पर अर्ध विराम किसे कहते हैं कि अल्प विराम से कुछ देर अधिक जहाँ पर रुकना पड़ता है वहाँ पर अर्ध विराम दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, सभा सोसाइटियों में जाते हैं मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। देखो, यहाँ पर वाक्य कहने के बाद यहाँ पर हमें कुछ थोड़ी देर अल्प विराम से भी ज़्यादा देर हमें वहाँ पर रुकना पड़ता है। अर्ध यानी आधे वाक्य में हमें रुकना पड़ता है या फिर अल्प विराम से ज़्यादा रुकना पड़ता है, वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रकार है प्रश्नसूचक चिन्ह, यानी जिसे प्रश्न चिन्ह भी कहा जाता है। यह प्रश्न चिन्ह है जिस वाक्य में कोई प्रश्न आदि हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है।
यानी कि प्रश्न चिन्ह वाक्य के अंत में लगाया जाता है, उसे कहा जाता है प्रश्न सूचक चिन्ह। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, यह गाय क्या आप लोगों की है। और देखो यहाँ पर इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न चिन्ह अंत में दिया गया है, इसीलिए इस चिन्ह को कहा जाता है प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला प्रकार हम देखेंगे योजक चिन्ह। देखो ये योजक चिन्ह दिया गया है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो जैसे दो शब्द आपस में जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण देखेंगे हम, खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं। देखो यहाँ पर पढ़े और लिखे यानी पढ़ना और लिखना, इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे भी देखेंगे, यहाँ पर देखो सभा और सोसाइटी, इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह को दिया गया है और इसीलिए इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। यहाँ पर हम अब अगला प्रकार देखेंगे। अगला प्रकार है विस्मय सूचक चिन्ह, जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। यह है विस्मयादि बोधक चिन्ह अथवा विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह कहाँ दिया जाता है, तो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भावों को व्यक्त करते हैं, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे मन के भाव दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत, आनंद आ गया। जैसे देखो यहाँ पर अद्भुत, यह शब्द मन के भाव दर्शाता है या भाव दर्शाता है, इसीलिए इस शब्द के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह अर्थात विस्मय सूचक चिन्ह दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे वाह कितना सुंदर ताजमहल है। इस वाक्य में वाह यह शब्द विस्मय सूचक चिन्ह वाह इस शब्द के बाद दिया जाता है। अगला हम देखेंगे इकहरा उदाहरण चिन्ह। यह इकहरा उदाहरण चिन्ह का चिन्ह है। यहाँ पर हम देखेंगे किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। यहाँ पर निराला इस शब्द को इकहरा उद्धरण चिन्ह दिया गया है, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम हो, उसका उपनाम हो या फिर किसी पुस्तक का नाम लिखना हो तो वहाँ पर इस तरह का चिन्ह दिया जाता है। जैसे अगला प्रकार है दोहरा उदाहरण चिन्ह। यहाँ पर इकहरा, जिस तरह से इकहरा उदाहरण चिन्ह है उसी तरह से दो बार जो चिन्ह दिया जाता है उसे कहा जाता है दोहरा उदाहरण चिन्ह। यहाँ पर ये कब दिया जाता है वो हम देखेंगे, जब किसी के कथन को जो का त्यों लिखना हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। देखो यहाँ पर यहाँ और यहाँ पर दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाया गया है, यानी जो वाक्य हम बोलते हैं, जो कथन करते हैं, वह वाक्य हमें जब किसी संवाद में जैसे का तैसा लिखना हो तब इस दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे अगला प्रकार विवरण चिन्ह। यह विवरण चिन्ह दिया गया है। विवरण चिन्ह कब देते हैं वो अब हम देखेंगे, जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई वाक्य विस्तार से लिखना हो, कहना हो या फिर किसी पद की व्याख्या करनी हो तो इस चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण अब देखेंगे,
जैसे देखिए विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं। यहाँ पर देखो आगे निम्नलिखित भेद दर्शाने से पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जैसे गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामी। ऐसे ही वाक्य के बारे में विस्तार से जब बताना होता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रकार है कोष्टक चिन्ह। यह है कोष्टक चिन्ह। देखो कोष्टक चिन्ह तब दर्शाया जाता है जब किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे मन के जो भाव है, जिसे यहाँ पर इस वाक्य में देखो, राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस समझ कर, ओहो अच्छा अच्छा, यानी कि यहाँ पर चौंकना यह हमारे मन का भाव है और उसे दर्शाने के लिए इस कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी समझ कर यानी समझना यह भी भाव है और उसे दर्शाने के लिए इस कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ज़्यादातर नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए ही इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह है लाघव चिन्ह। यहाँ पर देखो यह लाघव चिन्ह एक बिंदु के रूप में दिया जाता है और वो कब दिया जाता है, तो जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या जिसे बार बार लिखने की आवश्यकता पड़े उसका पहला अक्षर लिखकर आगे लाघव चिन्ह दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो पंडित के स्थान पर प लिखकर फिर लाघव चिन्ह दिया जाता है। जिला के स्थान पर जी लिखकर फिर लाघव चिन्ह दिया जाता है। डॉक्टर के स्थान पर डॉ लिखकर फिर लाघव चिन्ह दिया जाता है। यानी किसी भी जो प्रसिद्ध शब्द हो उसे बार बार जहाँ पर लिखने की आवश्यकता पड़ती है उसका पहला अक्षर, पंडित का पहला अक्षर प और उसके बाद लाघव चिन्ह दिया जाता है। जिला का पहला अक्षर जी, उसके बाद लाघव चिन्ह दिया गया है और डॉक्टर का पहला अक्षर डॉ यह लिखकर लाघव चिन्ह दिया गया है। वहीं पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमने देखा कि विराम चिन्ह के कौन कौन से प्रकार हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहा जाता है, योजक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह अथवा विस्मयादि बोधक चिन्ह, इकहरा उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और लाघव चिन्ह। ऐसे 11 विराम चिन्ह यहाँ पर हमने देखे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को विराम चिन्ह अच्छी तरह से समझ में आया हो और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।